नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 7 हमारा अतीत इतिहास के विषय में। उसका पाठ नंबर 4 पर हमने चर्चा की और इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। पाठ का नाम था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के विषय में हमने 2 भागों में देखा। आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। बिल्कुल अभ्यास प्रश्न अलग से दिए गए हैं कक्षा 7 के, और साथ ही साथ जो इसकी एनसीईआरटी किताबों पर आधारित चर्चाएं हैं वो अलग से दी गई हैं। पहला प्रश्न है कि सही जोड़े बनाइए। मनसब के सामने आप लोग जैसे कि जानते हैं पद था एक मंगोलों के विषय में हम कह सकते हैं यह उज्बेक थे। साथ ही साथ सिसोदिया राजपूतों की बात करें, ये मेवाड़ क्षेत्र में रहते थे। अगर हम बात राठौर राजपूतों की करें तो यह मारवाड़ क्षेत्र में रहते थे। नूरजहाँ से संबंधित है जहांगीर, और सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था। इस प्रकार से कक्षा 7 वाले लिख सकते हैं। मनसब, पद, मंगोल, उज्बेक, सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ राजपूत, राठौर, मारवाड़, नूरजहाँ, जहांगीर, सूबेदार, गवर्नर। आगे आइए चर्चा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क है डॉट अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। काबुल क्या थी? काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद है दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा थी। सल्तनत काल में दक्कन में 5 जो स्वतंत्र राज्य हुए, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर जो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था, जिस राज्य के महान शासक कृष्ण देव राय हुए थे। आइए देखें। उसके बाद प्रश्न नंबर गौ, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को द्योतक था तो सवार उसके सैन्य और उसके उत्तरदायित्व को दिखाता था। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज कर सका। आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन थे? मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, और भी कई ऐसे प्रांत थे जो मुगल साम्राज्य में आते थे। मनसबदार और जागीरों में क्या संबंध था? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जागीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों में केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उसके नौकर उसके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग पर सेवारत रहते थे। आइए देखें प्रश्न नंबर 5, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसानों, ग्रामीणों, कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में क्या करते थे? जमा करते थे। उसके बाद हम देखें शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? उत्तर है कि अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार महत्वपूर्ण थी। नंबर 1, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2, ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। नंबर 3, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति
पर बल दिया गया। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 7, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? मुगल दो महान वंशों के वंशज थे माता की ओर से, जैसे कि आप लोगों ने देखा था मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, जबकि पिता की ओर से ईरान और इराक के वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी उनकी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, क्योंकि उसके इस महान पूर्वज ने क्या किया था, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों पर धावा बोला था, कब्जा किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 8, राजस्व भू राजस्व से प्राप्त होने वाले आय मुगल साम्राज्य में स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों के लिए जरूरी थी। नंबर 1, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। नंबर 2, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। नंबर 3, राजदरबार के कर्मचारी प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर था। उसके बाद देखें मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हो गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे से समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठाओं और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं स्थापित करने में क्या हुआ, सहायता प्रदान हुई। स्थापित करने एवं स्थायित्व के लिए स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। मुगल प्रश्न नंबर 10, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? मुगल साम्राज्य समाज के कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत विभिन्न प्रकार के संस्कृतियाँ जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि के कई तरह की विविधता देखने को मिलती है भारत में। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जातियाँ थी। इसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 11, आज का आखिरी प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे? क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? उत्तर है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि पर आधारित थी। मुगलों की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है। दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटन एवं अन्य क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में गरीब और अमीर के बीच का अंतर जो है वह मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़ा है। मुगल साम्राज्य में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5 का उपभोग करते थे। मतलब मात्र 5% को ही 61% लोग उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ये चर्चा थी हमारे पाठ नंबर 4 मुगल साम्राज्य के अभ्यास
प्रश्नों पर अपने मित्रों के साथ एक बार अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।